जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी साथियों मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉय में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, मल्टीपल एनबीएफसीज, मल्टीपल बैंक्स या फिर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड या मल्टीपल पर्सनल लोन्स चल रहे हैं, उनकी पेमेंट करी नहीं जा रही है। तो आखिर करके आपको क्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है और आरबीआई ने ऐसा कौन-सा तोहफ़ा आप लोगों को दे रखा है कि आप उसका यूज़ करके अपनी सेटलमेंट भी कर सकते हो। अपने लोन को मात्र 10 से 20% के अंदर सेटल कर सकते हो और आपको कोई दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज इसी के बारे में बात करूँगा कि आरबीआई ने आपके लिए तोहफ़े क्या-क्या दे रखे हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि सर हमारे ऊपर तो इतने मल्टीपल लोन्स हो गए, हमारे लिए तो कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारे लिए तो कोई नई गाइडलाइंस ही नहीं आ रही। आरबीआई ने बहुत पहले ही आपके लिए गाइडलाइंस बना के रखी हुई है और वो जो गाइडलाइंस है वो ही आप लोगों को फॉलो करनी है। उतना ही अगर फॉलो करोगे तो काफ़ी रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आज इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो साथियों, सबसे पहले तो अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, हमसे बात करना चाहते हो या फिर किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क करके हमसे कॉल बुक करके बात करना चाहते हो, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे और हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो, ओके? अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि अगर किसी भी तरीके का किसी भी भाई के ऊपर मल्टीपल लोन्स है, ठीक है? जैसे मान लेते हैं किसी के ऊपर एक लोन था 5 लाख रुपए का और उसको चुकाने के चक्कर में ऐसे-ऐसे करके उसके बाद 10-15 लाख रुपए का लोन हो गया है। तो ऐसे में आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? तो कई भाई लोग इसके अंदर ना एक गलती करते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वो ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जो बड़े लोन्स हैं, जैसे मान लेते हैं कोई लोन, उनका एक लोन 5 लाख रुपए का है कोई सा, ठीक है? और बाकी उनके लाख-लाख रुपए के 10 लोन चल रहे हैं। उनकी किस्तें लमसम जाती होंगी जो भी है, 20-30 हज़ार रुपए जो भी है। तो उसमें वो ये ट्राई करता है कि वो बड़े लोन को एक बार के लिए बंद कर देता है और छोटे लोन्स को बहुत ज़्यादा ट्राई करता रहता है, ठीक है? चलाता रहता है, उसकी किस्तें भरता रहता है, उसकी मिनिमम ड्यूज़ वगैरह भरता रहता है। या फिर अगर लोन्स रोक देगा तो क्रेडिट कार्ड के बिल भरता रहेगा। क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम ड्यू होता है ना, वो भरता रहेगा। तो आप लोग मेरे भाई बहुत बड़ी गलती करते हो। आप लोग को पता भी नहीं चलता कि आप लोग अपने लिए ज़हर बना रहे हो, जेन्युइनली। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे एक क्लाइंट थे, ठीक है? गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के रहने वाले थे। उन्होंने मुझसे कई महीने पहले एक बार कॉल बुक करके बात करी थी, ठीक है? या वन टाइम अपॉइंटमेंट वगैरह करवाई थी, तो बात वगैरह हमारी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि सर हर्ष जी, ऐसे-ऐसे लोन है मेरे ऊपर, लमसम सब जोड़-जाड़ के 18-19 लाख रुपए ऐसा बन रहा है, क्रेडिट कार्ड भी है इसके अंदर, ये भी चीज़ें हैं, लोन्स वगैरह भी है। तो मैंने उनको ना पूरा शुरुआत में उस टाइम पे समझाया कि आप एक काम करिए, आप सारे लोन्स अपने डिफ़ॉल्ट करिए, ठीक है? अभी मैं आपको दिक्कत बताऊँगा कि सारे लोन डिफ़ॉल्ट क्यों करना चाहिए, अगर आप कर रहे हो तो। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बताएँगे कि आप छोटे लोन चलाते रहो या फिर छोटे लोन भर दो टाइम पे या फिर छोटे लोन को चलाने की ट्राई करो, बड़े लोन से डिफ़ॉल्ट करो। ये बहुत गलत चीज़ होती है, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो इसमें दिक्कत क्या हुई उनके साथ। अब उन्होंने कॉल बुक करी, बात-वात करी, उसके बाद वो गायब हो गए। उन्होंने कुछ महीने तक, लमसम मान के चले तो 4-5 महीने तक वो अपने क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यूज़ भरते रहे। अब क्रेडिट कार्ड के साथ एक दिक्कत है, अगर मान लो आपका कोई 50,000 रुपए का छोटा लोन है, तो एक बार के लिए अगर उसकी 5,000 रुपए किस्त जा रही है तो भर भी दोगे, कोई बात नहीं, 10 महीने के अंदर क्लियर कर दोगे। बट क्रेडिट कार्ड के अंदर उल्टा होता है। वहाँ पर आप लोगों को लगता है कि अगर आप मिनिमम ड्यू भर रहे हो, जैसे मैं आपको एक सपोज़ आइडिया देता हूँ, आपका लाख रुपए का कार्ड है, मिनिमम ड्यू दिखाएगा 2,000 रुपए। आपने 2,000 रुपए भर दिया, आप 1 महीने के लिए फ्री हो गए। अगले महीने पहले तो उस चा जो आपका लाख रुपया है, उसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मान लेते हैं 5,000 रुपए इंटरेस्ट मान लेते हैं। या चलो 2-4 हज़ार रुपए जो भी होगा उतना इंटरेस्ट मान लेते हैं, ठीक है? अब वो अमाउंट हो गया 1,05,000। अगले महीने जो उसका मिनिमम ड्यू आएगा वो डबल आएगा। पहले 2 आया था, अब 4 आएगा। आपने 4 भी भर दिया। अब जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 5 पे लग रहा है, वो 10 हो जाएगा। उसके अगले में जो मिनिमम ड्यू आएगा, अब वो आएगा सीधा 10,000 रुपए। आपने चलो 10,000 भी भर दिया। आपको लग रहा है कि भाई उसमें से कम होता रहेगा, वो 1,10,000 है, वो 1,00,000 हो जाएगा, नहीं। वहां पर होगा खेल। अब जो अमाउंट आएगा वो लमसम दुगना नहीं तिगुना आ जाता है। अगर 10,000 था तो उसकी जगह आएगा 30,000 रुपए मिनिमम ड्यू। बैंक को आपसे जो अमाउंट कमाना था वो उसने पहले 2 महीने के अंदर थोड़ा थोड़ा करके कमा लिया। अब वो सीधे आप पे हावी होना स्टार्ट करेगा क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू के तौर पे हावी होना स्टार्ट करेगा। पेमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप मिनिमम भी अगर मान लो, चलो मैं कहता हूँ 30,000 रुपये मिनिमम आ रहा था, आपने 30,000 रुपये भी मिनिमम भी भर दिया,
फिर उस पे इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट नहीं कम हो रहा है, इंटरेस्ट अब क्या है, वो कंपाउंड होता जा रहा है, वो डबल होता जा रहा है, वो ट्रिपल होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आप एक गलती कर रहे हो मिनिमम भरने की, सबसे बड़ी बात, ठीक है। आप ये गलती कर रहे हो मिनिमम भरने की, सबसे बड़ी बात है। अब कई भाई लोग बोलेंगे चलो सर क्रेडिट कार्ड रहने देते हैं, छोटे लोन तो भर देते हैं। अब छोटे लोन भरने में क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ पहले तो, ठीक है। ये जो छोटे लोन्स होते हैं ना, जो आपके जैसे बड़े लोन है 10 लाख का कोई है या 5 लाख का है, और उसके बिहाफ में कोई एक ऐसा छोटा लोन है जो 20,000 रुपए का है या 50,000 रुपए का है या लाख रुपए का मान लेते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो आपकी जेब में पहले से आप ढीले हो गए या फिर पहले से आपके पास पैसे नहीं होंगे, जिस वजह से आपकी आमदनी नहीं चल पा रही है, आपके घर के खर्चों में दिक्कत आ रही है, पहले तो वो रुक नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको दिक्कत तब भी चलती रहेगी अगर आप छोटे लोन भरते रहोगे। सेकेंडरी चीज़ है, जितने भी बड़े बैंक्स हैं या बड़ी एनबीएफसी हैं, वो आपके क्रेडिट स्कोर पे हमेशा नज़र डालती है। उनके पास आपकी क्रेडिट डिटेल है, उनको पता है कि कितने लोन आप पे चल रहे हैं। आप लोग पूछते हो ना कि सर उनके पास क्या क्या डिटेल है, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी जिससे आपका 1,000 रुपये का भी लोन चल रहा है ना, और वो लीगलाइज बैंक है या फिर लीगलाइज एनबीएफसी है, तो उसके पास सारा डाटा है कि भाई इसके कितने लोन चल रहे हैं, कितने की ये पेमेंट कर रहा है, कितने की पेमेंट ये नहीं कर रहा है, कितने की रोक के बैठा हुआ है, और इसके कितने लोन्स अकाउंट है, किसके अंदर ये पेमेंट कर रहा है। समझ रहे हो? अब इससे नुकसान क्या होता है, मान लो आप जैसे एक आपको मैं बताता हूँ, राजस्थान था, ठीक है, राजस्थान में जयपुर है, वहाँ पर हमारे एक क्लाइंट थे, उनके साथ क्या हुआ था, उनका एक फ़ोन पे के अंदर फाइनेंसर कोई होगा, फ़ोन पे तो लोन प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, उनसे मर्चेंट का लोन चल रहा था कोई, ठीक है। तो वो लोन ज़्यादा बड़ा नहीं था, 70,000 रुपये की पेमेंट थी, ठीक है। और बहुत सारे बड़े बड़े लोन चल रहे थे, 40-50 लाख रुपए का कर्जा हो रखा था उन पर। तो उन्होंने बोला कि यार ये मर्चेंट का अकाउंट मैं यूज़ भी करता हूँ, इसमें मेरे को दिक्कत भी आएगी, तो एक काम करता हूँ, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मैं इसकी सेटलमेंट कर लेता हूँ जैसे तैसे करके। तो उनकी थोड़ी बातचीत वगैरह हो गई, जो भी मर्चेंट का वो था, वो 50% में मान गया, तो ये 70,000 का 35,000 रुपये में इनकी सेटलमेंट हो गई थी। बट जैसे ही सेटलमेंट हुई, जस्ट 1.5 महीने बाद इनको कलकत्ता कोर्ट में इनके खिलाफ फॉर्जरी का केस फाइल हुआ था। हमारे पास समन आया, जब समन आया तो वहाँ पर लॉयर वगैरह को भिजवाया गया, वहाँ पर जाके आर्ग्यूमेंट पता क्या हुई थी, आर्ग्यूमेंट में सीधे ये कहा गया था उनके लॉयर्स के द्वारा कि भाई साहब इनके पास 35,000 रुपये हैं सेटलमेंट करने की दूसरे बैंक वाले की, बट हमारी जो किस्त है जो 13-14 हज़ार रुपये महीने की जाती है वो इन पर नहीं भरी जा रही है। ये हम इसको फ्रॉड ही मानेंगे और क्या मानेंगे। और ये जेन्युइन चीज़ है कि अगर आप इतनी बड़ी, एक सोचो, एक बात बताओ, अगर आप 30-40 हज़ार रुपये की पेमेंट ऐसे ही कर दे रहे हो या फिर जो छोटे लोन्स है उनको ऐसे ही क्लियर करते जा रहे हो, तो सामने वाला बैंक, उसको क्या नहीं पता लग रहा है, उसको सब पता लग रहा है। वो इसका ऑब्जेक्शन उठा सकता है, वो आर्बिट्रेशन में इसका ऑब्जेक्शन उठा सकता है, वो अगर कभी कोर्ट केस फाइल होगा तो वहाँ ऑब्जेक्शन उठा सकता है। चलो वो भी नहीं करेगा, मैं लीगल को साइड कर देता हूँ। कोई रिकवरी वाला ही आके तुम पे बोल सकता है कि भाई तुम वो लोन चला रहे हो, ये क्यों नहीं भर रहे, है ना। तब आप क्या जवाब दोगे? तब आप नहीं कह सकते ना कि मेरे पास मल्टीपल लोन है, मैं उसका नहीं भर रहा हूँ या फिर ऐसा या फलाना ढिमकाना, ये चीज़ नहीं काम करेगी वहाँ पर। तो जब डिफ़ॉल्ट करते हो तो प्योर डिफ़ॉल्ट करो और प्रॉपरली करो। पैसे नहीं है कोई बात नहीं है, अब छोटे लोन भी मत चलाओ, ज़रूरी नहीं है कोई चलाना, ठीक है। इससे आपका जेन्युइनिटी दिखती है कि भाई साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास घर चलाने के पैसे हैं, दाल रोटी हो रही है, वो चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? अगर आपको आगे चल के सबकी सेटलमेंट करनी है तो सेविंग करनी पड़ेगी पहले, सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने बाद सेटलमेंट के लिए बैठोगे तो कहीं से उड़ता हुआ पैसा आपके पास आ जाएगा और आप उसको यूज़ कर लोगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा रियल लाइफ में कभी भी नहीं होता है। इसी वजह से लोगों की सेटलमेंट भी डिले होती है, क्योंकि शुरुआत में खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, छोटे छोटे लोन भरते रहते हैं, मिनिमम ड्यूज वगैरह भरते रहते हैं। ओके, तो इसीलिए आपको पेमेंट जब रोकनी होती है तो सारे लोन्स की रोकनी होती है जितने आपके लोन्स चल रहे हैं, और सबको वहीं पर फुल स्टॉप करना होता है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अभी मैं आरबीआई का तोहफा क्या है, अब ये भी आ जाते हैं कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनका तोहफा क्या था क्या है। तो मेरे भाई आरबीआई सिंपली ये कहता है कि अगर आप किसी भी लोन की पेमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है, ये आपका और बैंक के बीच का मामला है, सीधी सी बात है। बैंक ने आपको लोन दिया, आपने लोन लिया, आपने एग्रीमेंट करा, इसके अंदर हमारा कोई खास लेना देना था नहीं। हाँ, हम एक एंटिटी हैं, हम आपके जो अधिकार है, अब सुनना, हम आपके जो अधिकार हैं हम उसको प्रॉपरली फॉलो होने देंगे। अगर आपके अधिकारों में कहीं पर भी चूक होती है तो हम बैठे हुए हैं, हम ये बैंक के पिछवाड़े में डंडा कर देंगे। जेन्युइनली, ये लीगलाइज वर्ड आप मान के समझ लो, समझ रहे हो। मैं नॉर्मली बात करता हूँ, नॉर्मली क्लियरली रहना चाहिए सब लोगों को, ठीक है। तो अब बैंक
इसको डंडा करा कैसे जाए, है ना? क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जो कि नए-नए इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये सीख मिल रही होगी कि मैंने कोई क्रिमिनलाइज़ काम नहीं करा है, ठीक है? या फिर मैं क्रिमिनल नहीं हूँ बहुत बड़ा। जेन्युइनली आप सही सोच रहे हो। आपने कोई क्रिमिनलाइज़ काम नहीं करा। ये ज़्यादातर देखो, मैं मानता हूँ कि आपने बैंक से पैसा लिया, आप जब तक पैसा था तब तक भर रहे हो, बट अब पैसा नहीं है तो अब नहीं भर सकते, सीधी-सी बात है, ठीक है? बैंक ने कोई वो नहीं कर दिया, जो रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करते हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं आपके घर पे, उनके बाप से आपने पैसा नहीं लिया है, ठीक है? उनके आधार कार्ड पे उनके बाप के नाम की जगह पे बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ है। जब उनके बाप के नाम के आगे बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उनकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अधिकार मिला है, वो संविधान के थ्रू मिला है, आरबीआई के थ्रू मिला है, सरकार के थ्रू मिला है, तो डरे घबराए ना बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब करना क्या होता है, इनको डंडा करने का ना एक तरीका होता है। जैसे कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरी भाई, ठीक है? तो उसमें आप लोग क्या गलती करते हो ना, आप लोग गुहार लगाते हो, समझे? आप लोग मदद मांगते हो, मदद नहीं मांगनी है। जैसे कोई रिकवरी वाला आपको फोन पे गाली कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ठीक है? तो आप उससे प्यार से बात कर रहे हो या फिर उस पर टाइम मांग रहे हो। कौन है वो टाइम देने वाला? कौन है वो टाइम देने वाला? कल को वो मान लो प्यार से बात आप पे कर भी लेगा, परसों कोई और आएगा कॉल पे फोकस करने आप पे। आपको अगर कॉल पे आपसे बदतमीजी हो रही है तो आपको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई डरने वाली जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम जरूरत नहीं। आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता। वो रिकॉर्डिंग लेकर अगर ये लोग कहीं पर करने भी जाएंगे ना कंप्लेंट, तो उल्टा उनके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी कि आपने कस्टमर से तू तड़ाक करके क्यों बात करी है। सीधी सी बात है, अगर तुम तू तड़ाक करके बात करोगे तो कस्टमर गाली देगा, सीधी सी बात है। ओके, सेकेंडरी चीज़ ये हो गई कि जो होम विजिट्स वगैरह होती है ना, या फिर कोई भी आपके घर पे आ रहा है ऐसे ही आपको सुनाने के लिए, तो उनको रोका जाता है, उनको आरबीआई के थ्रू ही रोका जाता है, ठीक है? अगर आप नॉर्मली बैंक में ही कंप्लेंट करते हो सिर्फ, ठीक है, तो बैंक से कंप्लेंट कहाँ जाएगी? पहले जाएगी जो एरिया मैनेजर है उसके पास जाएगी, एरिया मैनेजर से जाए सबसे पहले नोडल ऑफिसर को जाएगी, अगर आप नोडल ऑफिसर को करते हो तो, ठीक है? नोडल ऑफिसर जाएगी, एरिया मैनेजर जाएगी, फिर उसके बाद जो एजेंसी होगी उसके पास जाएगा, फिर टीएल के पास जाएगा। टीएल बोलेगा मैंने ही भेजा था, कोई बात, वो इग्नोर कर देगा मेल को, क्या दिक्कत आ रही है? बट अब इसका ना अपोजिट करते हैं। अब इन सबके बाप को बुला लेते हैं एक बार। अब इनके बाप आरबीआई को बुलाते हैं, ठीक है? और आरबीआई को आप सीधे कंप्लेंट डाल रहे हो। 30 डेज का गैप आपको रखना पड़ता है बीच में। पहले बैंक को एक बार 30 डेज पहले कंप्लेंट होनी चाहिए, उसके बाद ही आरबीआई में पड़ती है, ठीक है? और आरबीआई के पोर्टल पे अपना पूरा मैटर डाल देते हो कि भाई ऐसी सी बात है, रिकवरी एंड गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। और हाँ, कंप्लेंट क्या होती है मैं पहले बताना चाहूँगा सब लोगों को, ठीक है? कई लोग आज के टाइम पे भी कंप्लेंट जानते हो कैसे करेंगे कि मुझे कॉल बहुत आ रहे हैं, मेरे घर पे विजिट ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा हो रही है क्या मतलब होता है? आपकी कंप्लेंट में वो होना चाहिए ना, मुझे कॉल पे बदसलूकी करी जा रही है, मेरे साथ गाली गलौज करी जा रही है, बदतमीजी करी जा रही है, तू तड़ाक करा जा रहा है, ये कंप्लेंट होती है। ये नहीं होता कि कॉल बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। कॉल इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि एग्रीमेंट में आपने लिखा था कि भाई मुझे 70 घंटे तक कॉल कर सकते हो, इस वजह से। वैसे तो एग्रीमेंट वैल्यू नहीं होती उसकी बिल्कुल भी। क्यों नहीं होती? क्योंकि कल को अगर मान लो एग्रीमेंट में लिख दें कि अगर हर्ष भाई हमारा लोन नहीं भरेंगे तो हम उनका हाथ काट देंगे, तो वो उसकी वैल्यू नहीं होगी, समझ रहे हो? वो चीज़ लागू नहीं होती है। बट उन्होंने लिख दिया तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को, समझ रहे हो? अब जब आप सीधे आरबीआई में कंप्लेंट डालते हो तो वहां से क्या होता है ना, वहां से 3 मेल्स रेडी होते हैं। पहले तो तीन तीन मेल फिजिकली रूप में भी होते हैं कई बार, और कई बार डिजिटल। वैसे अब सब डिजिटल हो गया तो डिजिटलाइज ही रहता है, ठीक है? पहले फिजिकली जाया करता था। एक नोटिस जाता है एजेंसी के ओनर को, जिससे आपको कॉल्स आ रही है, जिसके यहाँ से आपके घर पे बंदे आ रहे हैं विजिट वाले। एक नोटिस जाएगा बैंक को, और एक नोटिस जाएगा उनके ही जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको। और जब इन तीनों के पास नोटिस जाएंगे ना, और तीनों के पास कंप्लेंट्स के नंबर जाएंगे, तब ये उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, तब ये उसकी विजिट को ब्लॉक करेंगे, तब उसके कॉल्स कम करेंगे कस्टमर के, तब ये सारी चीज़ें करते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने अपना काम सही से नहीं करा, बाद में आरबीआई का जो बीओ होगा ना, बैंकिंग ऑफिसर, वो आपसे मांगेगा प्रूफ। रिकॉर्डिंग दे दो, कॉल रिकॉर्डिंग हो तो कॉल रिकॉर्डिंग दे दो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो। और आपने वहां पर रिकॉर्डिंग दे दी और उसको मिल गया, तो वो वहां पर जुर्माना लगाने से पहले सोचता नहीं है, उसको नहीं सोचना पड़ता। वो सीधे वहां से डालेगा भाई साहब कि 15,000 का जुर्माना लग गया, 35,000 लग गया। अब आपको लग रहा है 35,000 का जुर्माना लगा के क्या ही मिल जाएगा, कुछ नहीं, इतनी बड़ी बैंक है। मेरे भाई ये 35 करोड़ों में बदल जाता है, समझ रहे हो? और ये 35 फिर इन सब पे लगेंगे, सबकी जेब से जाएंगे। अब एक एजेंसी ओनर है जो तुमसे कमा रहा है 2,000 रुपये
तुम्हारे केस में महीने में, और वो अगर तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रहा होगा 35,000 रुपये अपनी जेब से, तो वो क्यों करेगा तुम्हारे उस पे केस पे काम? वो सीधे बोलेगा इस कस्टमर के पास मत जाया करो, रोक दो यहीं पर इस काम। समझ गए? तो इसीलिए आपको सीधे सीधे आरबीआई में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, उसके पोर्टल पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते आप विक्टिम बन के जब तक रहोगे तब तक रहते रहोगे। कई लोग मुझे बताते हैं, कई लोग मेरे से कॉल बुक करवाते हैं, 6-6 महीने डिफॉल्ट होता है उनका। आप 6 महीने तक डिफॉल्ट है, 6 महीने तक प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? रिकवरी वाला आ रहा था, प्यार से बात कर रहा था, चला जा रहा था। एक दिन आया 4-5 बंदे लेके या फिर 2-4 बंदे लेके सुनाने लगा। जब बहुत ज़्यादा बंदा डर गया तो उसके बाद कंप्लेंट करने याद आ रही है, और उसके बाद तुरंत फिर रोकना होता है इन लोगों को। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक भाई था हमारा, वो कह रहा है मेरा साल भर से डिफॉल्ट है। अब ये रिकवरी वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, ये वो है। मैंने बोला साल भर से कोई कंप्लेंट नहीं करी? कह रहा नहीं करी। मैंने बोला क्यों नहीं करी? कह रहे सर अभी तक कोई परेशान नहीं कर रहा था, मतलब कोई आ नहीं रहा था बार बार, समझ रहे हो? बट अब ये लोग डेली आने लगे हैं, ये करने लगे हैं। मैं कि भाई जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो वो डेली आएंगे, वो तुम्हें सुनाएंगे आके। आपने क्या करा? आपको कल मान लो रोड पे आप जा रहे हो, कोई थप्पड़ मार के चला गया आपके जानने वाले, ठीक है, तो अगर तुम उसकी कंप्लेंट नहीं करोगे, उसको अपोज नहीं करोगे, तो वो तो मारेगा ही साला, और मारेगा कल परसों वाले दिन। आज कम मारा है, कल ज़्यादा मारेगा, परसों ज़्यादा मारेगा। तो इसीलिए अपना स्टैंड लेना स्टार्ट कर दो। कभी भी कोई बदसलूकी सहो ही मत। लोन लिया है, कोई जुर्म नहीं करा है, ठीक है, मानते हैं पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, इज्जत का अधिकार हर किसी को है। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लेंथी वीडियो बनाया, ठीक है आज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी भाई रिकवरी वालों से परेशान है, दिक्कत में, प्रॉब्लम में, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। तो दोस्तों साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।